नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास दोस्तों काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास के अंदर हम तिलहनी फसल को लेकर आए हैं, जो कि एक ही वीडियो में सभी तिलहनी फसलों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सोयाबीन क्रॉप पढ़ेंगे। सोयाबीन क्रॉप की बात करें तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। आपको याद रखना दोस्तों, ग्लाइसिन मैक्स किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो सोयाबीन का होता है। सोयाबीन की फैमिली पूछे तो ये होती है फैमिली लेग्यूमिनेसी। याद रखेंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली का सोयाबीन प्लांट है। 3 नंबर पॉइंट देखेंगे, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान पूछे तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोयाबीन के अन्य नाम हैं, जैसे वंडर क्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है, येलो जेवर के नाम से इसको जाना जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन किस ऋतु की फसल है? तो सोयाबीन दोस्तों खरीफ सीजन की क्रॉप है। और 6 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो सब लोग जानते हैं 40 से लेके 42% तक इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। 7 नंबर पॉइंट हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो तेल की मात्रा पूछ रहा है तो 20 से लेके 22% तक तेल पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? तो सोयाबीन के लिए नम और गर्म जलवायु अच्छी मानी जाती है दोस्तों। 9 नंबर पॉइंट, सोयाबीन के बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होता है, तो 15 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सोयाबीन के अंकुरण के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना गया दोस्तों। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन का बीज कितनी गहराई पर बोया जाता है? तो 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है सोयाबीन का सीड। 11 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली, चिकनी, गहरी दोमट से लेके ये दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन में कितने बीज दर की आवश्यकता होती है? तो 1 हेक्टेयर के लिए 70 से लेके 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है दोस्तों। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन में सिंचाई कब करनी चाहिए? तो सोयाबीन में सिंचाई फूल आने से पहले और फली बनते समय सिंचाई करना चाहिए। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर पौधे होने चाहिए, तो 3 से लेकर 4 लाख प्रति हेक्टेयर पौधे होने चाहिए। 16 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सोयाबीन की फली को क्या कहते हैं? तो सोयाबीन की फली को दोस्तों पोड के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन किस, आपको बताना है सोयाबीन किस तरह का पौधा है? तो यह एक प्रकार का C3 प्लांट है और ये स्वपरागित पौधा है। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है विश्व में सोयाबीन उत्पादन में भारत का, आपको बताना है, इसमें बताना है पूरे विश्व में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो USA का प्रथम स्थान है दोस्तों। ये 60% उत्पादन करता है। इसके बाद देखेंगे 19 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में दूसरा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में तीसरा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। 22 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन की USA से आयातित किस्में कौन सी है? तो आपको बताना सोयाबीन की USA से आयातित किस्म कौन सी है? तो याद रखेंगे ब्राग है, ली है, क्लार्क 63 है, कैंट है और ब्लैक हार्ट। ये सब किस्में जो देख रहे हैं ये USA से आयात की गई हैं। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन की भारत में राजस्थान की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो T49 है, गौरव है, मोनेटा है और NRC 12 है, अंकुरण है, JS 335, JS 95, 60। ये सब किस्में भारत में राजस्थान की प्रमुख किस्में हैं। अब देखेंगे 25 नंबर पॉइंट, सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों एलाक्लोर प्रयोग में किया जाता है, जिसको हम लासो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फ्लुक्रोलिनीन और इमेजा थापर का भी प्रयोग कर सकते हैं। 26 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन के बीजों का उपचार किया जाता है, तो किससे उपचार किया जाता है? तो राइजोबियम से उपचारित किया जाता है।
राइजोबियम में राइजोबियम जैपोनिकम याद रखेंगे, ये कल्चर से उपचार करते हैं। इसमें देखेंगे FIR विधि द्वारा, यानी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन के प्रमुख रोग कौन से हैं? तो याद रखेंगे चारकोल रोग, पीलिया रोग, पीला मोजेक रोग, ये सोयाबीन के प्रमुख रोग माने गए हैं। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन की फसल के प्रमुख कीट कौन से हैं? तो गार्डल बीटल सबसे हानिकारक कीट है, उसके बाद टेबेको कैटरपिलर भी इसमें प्रमुख रूप से हानि पहुंचाता है। 29 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन की फसल में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पीलिया रोग हो जाता है, याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है सोयाबीन की फसल में अंकुरण प्रतिशत रहती है, तो 70% अंकुरण प्रतिशत पाया जाता है इसमें। अगली क्रॉप है दोस्तों हमारी तिलहनी सरसों। सरसों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका जुन्सिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सरसों की फैमिली की बात करें तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी के नाम से इसको जानते हैं। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों की बीज दर, तो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है दोस्तों। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों की बीजों का परीक्षण भार होता है, तो 5 से 6 ग्राम 1000 बीजों का भार रहता है। तो यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों के फल का प्रकार होता है, तो सिलिकुआ याद रखेंगे आप लोग। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों की फसल का प्रमुख परजीवी खरपतवार कौन सा है? तो ओरोबेंकी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों की फसल में तीखापन किसकी वजह से होता है? तो आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है तीखापन। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों में विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों हम एरूसिक एसिड के नाम से जानते हैं। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों की बुआई का समय बताना है। तो सरसों की बुआई का समय सितंबर से लेकर अक्टूबर माह सबसे बेस्ट माना गया था दोस्तों। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो सेवर भरतपुर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों की खली में उपस्थित ग्लूकोसाइनोलेट की उपस्थिति से मनुष्य और पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग हो जाता है, याद रखेंगे। 13 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों। सरकार द्वारा सरसों के तेल में ग्लूकोसाइनोलेट की ऊपरी सीमा कितने निर्धारित की गई है? तो 0.5% निर्धारित की गई है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों के तेल में 87 के बीजों का तेल मिलाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ड्रॉप्सी यानी अंधापन रोग हो जाता है। 15 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों का प्रमुख कीट पूछ रहा है, तो सरसों का प्रमुख कीट होता है दोस्तों माहू, जिसको हम चेपा के नाम से जानते हैं। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों में तेल की मात्रा होती है, तो 36 से लेके 43% पाई जाती है, या 33 से 37% भी कहीं कहीं पर दिया रहता है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों की फसल का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो ओरोबेंकी और सत्यानाशी हो जाएगा। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों के बीज के लिए कितनी गहराई उपयुक्त है? तो 3 से 5 सेंटीमीटर उपयुक्त है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों की डबल जीरो किस्म कौन सी है? तो केनोला हो जाएगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों की डबल जीरो किस्म कौन सी है? तो केनोला आपको याद रखना है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों के तेल में तीव्र गंध पाई जाती है, किसके कारण? ग्लूकोसिनेलेट के कारण। 21 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों के प्रमुख रोग बताना है, तो सरसों के प्रमुख रोग होते हैं सफ़ेद रोली, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, तीनों ही आपको याद रखना है। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों का हार्वेस्ट इंडेक्स बताना है, या चाई कितना होता है? तो 25% होता है, याद रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों में बीज उपचार बताना है। तो सरसों में जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, वो एप्रोन या रेडोमिल से 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका उपचार करते हैं। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों के तेल में पाए जाने वाला एल्कोलाइड्स एरूसिक अम्ल किसके लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछा है, तो ये हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है। 25 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूरी सरसों की किस्म बताना है, तो पूसा कल्याणी जो है दोस्तों, ये भूरी सरसों की वैरायटी है। 26 नंबर पॉइंट कह रहा है विश्व की सरसों की पहली संकर किस्म कौन सी है? तो पूरे विश्व की सरसों की पहली संकर किस्म जो हो जाएगी दोस्तों NRC HB 506, यह DRMR भरतपुर द्वारा 2009 में विकसित की गई थी।
27 नंबर पॉइंट कह रहा है भारतीय सरसों को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको राई या राया के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, राई या राया के नाम से इसको जाना जाता है। 28 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। भारतीय सरसों की किस्में बताना है। तो भारतीय सरसों की किस्में हैं, लक्ष्मी है, वसुंधरा है, और यहाँ पर देखेंगे एक पूछा जाता है पूसा जय किसान, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों किस्म। एक NRC HB 506 भी है, और यहाँ पर DMH 11 भी है, RH 725 है, RH 749 है। ये सब किस्में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों के जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित पहली किस्म कौन सी है? तो पूसा जय किसान, जिसको हम बायो 902 के नाम से जानते हैं। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों की फसल के प्रमुख रोग कौन से हैं? तो सफ़ेद रोली, डाउनी मिल्ड्यू और क्लब रूट, ये हो जाएंगे। 31 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों के सफ़ेद रोली रोग का कारण क्या है, यानी वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड का कारक क्या है? तो एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक फंगस के कारण होता है दोस्तों, याद रखेंगे। एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक फफूंद के कारण सरसों के अंदर वाइट रस्ट लगता है। 32 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों के सफ़ेद रोली का प्रधान लक्षण क्या है? इसके लक्षण पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगी संक्रमण होने पर पुष्प जो होते हैं, उसकी कलिका जो होते हैं, उसका भाग जो होता है फूल कर अत्यंत विकसित हो जाता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसमें पॉइंट है। 33 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सरसों के सफ़ेद रोली और डाउनी मिल्ड्यू का निदान बताना है, कैसे किया जाता है? तो सरसों में जो सफ़ेद रोली और डाउनी मिल्ड्यू लगता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार के लिए हम मेटालेक्सिल समूह के प्रोपेन 35 SD 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करेंगे, या रिडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल करेंगे इसके द्वारा हम सफ़ेद रोली। उसके बाद 34 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है, कह रहा है सरसों की डाउनी मिल्ड्यू का कारण बताना है। डाउनी मिल्ड्यू का कारण होता है दोस्तों, ये फफूंद के कारण लगता है। तो पेरेनोस्पोरा ब्रेसिकी, इस फफूंद के द्वारा सरसों में डाउनी मिल्ड्यू लगता है। 35 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों का क्लब रूट रोग का कारण बताना है। तो सरसों का जो क्लब रूट रोग लगता है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम के कारण लगता है। प्लाज्मोडियम का नाम पूछे तो प्लाज्मीडियोफोरा ब्रेसिकी। 36 नंबर पॉइंट कर रहा है सरसों की फसल का प्रमुख कीट कौन सा होता है? तो आरा मक्खी है, पेंटेड बग है और चेपा, ये सब सरसों के प्रमुख कीट हैं। 37 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों की आरा मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका होता है एथेलिया प्रोक्सिमा। यह हेमियोप्टेरा गण का एक कीट है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। 38 नंबर पॉइंट कर रहा है सरसों का चेपा या मोयला वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का चेपा या मोयला का वैज्ञानिक नाम होता है लिपापिस इरिसिमी। यह सरसों का प्रमुख कीट है। 39 नंबर पॉइंट कर रहा है सरसों का चेपा या मोयला को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों सस्य प्रबंधन क्रियाएं अपनाएंगे, जैसे सरसों की अगेती बुआई करें। और जैविक कंट्रोल के लिए हम इसका प्राकृतिक शत्रु परभक्षी कीट जैसे लेडी बर्ड बीटल और एफिड लॉयन, इसका हम प्रयोग में लेते हैं। और रासायनिक नियंत्रण करने के लिए हम देख लेते हैं। अब देखेंगे इसका हम रासायनिक कंट्रोल। तो रासायनिक कंट्रोल में कीटनाशी का प्रयोग करेंगे, जैसे डाइमिथोएट 30 cc या एमिडाक्लोरोपिड या मिथाइल डिमेटान 675 ml लेना है, प्रति हेक्टेयर की दर से इसका स्प्रे करना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 40 नंबर पॉइंट हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। ये कह रहा है सरसों का जो पेंटेड बग है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पेंटेड बग का वैज्ञानिक नाम होता है बारगेडा क्रूसीफेरनम। बागरेडा क्रूसीफेरनम आपको याद रखना है। 41 नंबर पॉइंट कह रहा है सरसों में पाले से बचाव के लिए कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो गंधक का तेजाब 0.1% की दर से स्प्रे किया जाता है, याद रखेंगे। सरसों की क्रॉप दोस्तों हमारी खत्म हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मूंगफली, यानी कि जिसको हम ग्राउंड नट के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है अरेचिस हाइपोजिया, याद रखेंगे अरेचिस हाइपोजिया। मूंगफली किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील माना गया है या दक्षिणी अमेरिका कह सकते हैं। मूंगफली में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो 26% प्रोटीन पाई जाती है, याद रखेंगे। अगर तेल की मात्रा पूछे मूंगफली में तो 45% इसमें तेल पाया जाता है।
अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गरीबों का बादाम किसे कहते हैं, तो मूंगफली को गरीबों का बादाम के नाम से जानते हैं। मूंगफली का पौधा जो होता है दोस्तों ये कैसा होता है, तो ये सैटरडे प्लांट होता है और स्वपरागित प्लांट है। इसके बाद देखेंगे मूंगफली किस ऋतु की फसल है, तो खरीफ सीजन की क्रॉप है। 9 नंबर पॉइंट करा है मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त रहती है, तो बलुई दोमट मृदा सबसे बेस्ट मानी गई है। 10 नंबर पॉइंट करा है मूंगफली के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो मूंगफली के लिए 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। पहली सिंचाई फूल आते समय, दूसरी सिंचाई सुई बनते समय यानी पैगिंग स्टेज पर, तीसरी सिंचाई फली बनते समय। 3 सिंचाइयाँ टोटल आवश्यकता होती है। 11 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों, मूंगफली की फसल के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंच टाइप जो होती है मूंगफली उसमें 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है, और जो स्पेरिडिकल टाइप होती है ये इसमें 60 से लेकर 80 किलोग्राम सीड रेट लगता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली के लिए बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है, तो मई जून में बुआई कर दिया जाता है मूंगफली की। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली के पौधों के लिए इसमें बताना है दूरी कितनी रखते हैं, लाइन से लाइन दूरी और कतार से कतार की दूरी। तो मूंगफली के पौधे के बीच में कितना स्थान होना चाहिए, तो गुच्छेदार की अगर बुआई कर रहे हैं तो 30 × 15 सेंटीमीटर रखेंगे, और फैलने वाली अगर वैरायटी लगा रहे हैं तो 45 × 15 सेंटीमीटर रखा जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। पॉइंट नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। मूंगफली के लिए कितने उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो उर्वरक पूछ रहा है दोस्तों मूंगफली में, तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन की मात्रा रखेंगे 15 और फास्फोरस 40 और पोटास 60। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर डाला जाएगा। 15 नंबर पॉइंट करा मूंगफली में गोली और छिलका अनुपात कितना रखते हैं, तो यहाँ पर 70 से लेकर 75 गोली और छिलका अनुपात होता है। 16 नंबर पॉइंट करा है मूंगफली के फल को क्या कहते हैं, तो पोड के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर पॉइंट करा है मूंगफली का भंडारण कितनी नमी पर किया जाता है, तो 6 से 8% नमी पर किया जाता है। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली में फैलने वाली किस्म कौन सी है, तो फैलने वाली जो वैरायटी हैं दोस्तों वो RS1, RSB 87, M13, चंद्रा, चित्रा, RG 510, RG 578, ये सब किस प्रकार की फैलने वाली वैरायटियां हैं। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है ऊपरी कलिका का मरना क्या कहलाता है, तो बड नेक्रोसिस के नाम से इसको जाना जाता है, ऊपरी कलिका का मरना। 20 नंबर पॉइंट देखेंगे मूंगफली की गुच्छेदार वैरायटियां कौन सी है, इसमें बताना है। तो यहाँ पर JL24 है, GG2 है, AK12 है, AK24 है, ज्योति है, T32 है, TMV7, TMV9, RG 141, RG 382, कौशल है, और यहाँ पर फैजापुर 1 है। तो ये सब गुच्छेदार वैरायटियाँ हैं मूंगफली की। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है गुच्छेदार मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है, तो गुच्छेदार वानस्पतिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया सब स्पीसीज फेस्टिगेटा। और फैलने वाली मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो अरेकिस हाइपोजिया सब स्पीसीज इसका हो जाएगा प्रोक्यूम्बेनेंस। प्रोक्यूम्बेंस होता है, याद रखेंगे। इसके बाद 23 नंबर पॉइंट कर रहा है मूंगफली की प्रमुख बीमारी कौन सी है, तो टिक्का डिजीज सबसे प्रमुख रोग है इसका। इसके साथ साथ जड़ गलन याद रखेंगे, पीलिया रोग याद रखेंगे, रोजेट रोग याद रखेंगे, ऊपरी कलिका का मरना जिसको हम नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली का प्रमुख कीट कौन सा है, तो सफ़ेद लट मूंगफली का प्रमुख कीट है दोस्तों। 25 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे काली जड़ रोग किस कवक के कारण होता है, तो ये होता है एस्परजिलस नाइगर के कारण। 26 नंबर पॉइंट करा मूंगफली में कैल्शियम की कमी से क्या हानि होती है, तो दाने नहीं बनते हैं कैल्शियम की कमी होने पर, जिसको हम पॉपिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ देखेंगे 27 नंबर पॉइंट करा मूंगफली में दाने नहीं बनते हैं जिसे कहते हैं, तो उसको हम पॉपिंग के नाम से जानते हैं। 27 नंबर यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली में बीज उपचार हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो FIR याद रखेंगे दोस्तों, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। तो फंगीसाइड में हम प्रयोग करेंगे बवस्टीन का या ट्राइकोडर्मा का, इंसेक्टिसाइड में हम क्लोरोपाइरिफास का प्रयोग करेंगे, और राइजोबियम में राइजोबियम जेपोनिकम कल्चर का प्रयोग किया जाता है।
29 नंबर पॉइंट कह रहा है पॉपिंग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पॉपिंग के उपचार के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली में तेल में दुर्गंध आती है। तो मूंगफली के तेल में जो दुर्गंध आती है दोस्तों, वो ऑक्सीकरण के कारण आती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 31 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो 7.3% पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा मूंगफली के खली में। 32 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन का कारण क्या है। तो ये कवक के कारण होता है, एस्परजिलस फ्लेवस कवक के कारण है। 33 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली की पत्तियों में पीलापन का कारण क्या है। तो आयरन की कमी के कारण पीला हो जाता है। 34 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली की सामान्य व्याधि क्या है। तो टिक्का डिजीज सामान्य व्याधि है। मूंगफली की अगेती टिक्का रोग का कारण बताना है। तो मूंगफली में जो अगेती टिक्का डिजीज लगता है उसका कारण क्या है, किस फंगस के कारण होता है। तो सर्कोस्पोरा आरेचिडिकोला नामक फफूंद के कारण अगेती टिक्का लगता है मूंगफली में। अगर पूछे मूंगफली में पछेती टिक्का रोग का कारण बताना है, तो सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा, इस फफूंद के कारण क्या होता है, पछेती टिक्का डिजीज लगता है मूंगफली के अंदर। यह सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद देखेंगे जड़ गलन रोग, जिसको रूट रॉट या ब्लैक रोट कहते हैं। ये किसके कारण लगता है। तो ये भी कवक के कारण लगता है। तो कवक का नाम पूछे तो एस्परजिलस नाइगर कवक के कारण लगता है। इसके बाद देखेंगे जड़ गलन रोग काली जड़ की रोकथाम करते हैं। तो इसके लिए हम ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं, या बवस्टीन 0.3% का पौधा या जमीन पर छिड़काव करें। मूंगफली का प्रमुख कीट पूछे तो सफ़ेद लट, इसका वैज्ञानिक नाम होता है होल्कोट्रिकिया कॉन्सिगुनिया। इसके बाद देखेंगे मूंगफली के अंदर मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला तत्व किससे बनता है। तो यह बनता है एस्परजिलस फ्लेवस कवक के द्वारा अधिक नमी पर भंडारित करने पर हो जाता है। इसलिए मूंगफली का भंडारण जो है 6 से लेकर 8% नमी पर ही करना चाहिए। अगली क्रॉप है दोस्तों हम लोगों की अलसी, जिसको हम लाइन सीड के नाम से जानते हैं। अलसी जो है दोस्तों, ये हमारी तिलहनी और रेसे दोनों वाली क्रॉप है, ठीक है। इससे तेल भी प्राप्त किया जाता है और रेसे भी प्राप्त किए जाते हैं। अलसी का जो वनस्पतिक नाम होता है दोस्तों, लाइनम यूजीटेटिसम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है लाइनम यूजीटेटिसम। अलसी की फैमिली की बात करें तो लिनिएसी फैमिली है। अलसी की बुआई का उपयुक्त समय 10 अक्टूबर, याद रखेंगे। और अलसी का बीज दर की बात करें तो छोटे अगर बीज वाली अगर बो रहे हैं तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर बड़े सीड ले रहे हैं तो 35 से लेके यहाँ पर 30 से लेके 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। 5वां पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अलसी पौधा है, तो आपको बताना है अलसी का पौधा किस प्रकार का है। तो ये स्वपरागित प्लांट है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है अलसी का फल होता है तो कैप्सूल होता है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है अलसी के तेल में किसकी अधिकता के कारण गंध आती है। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिनोलेनिक अम्ल, याद रखेंगे, खाने योग्य नहीं रहता है जो। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है अलसी का तेल किन रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। तो हृदय रोगियों के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है अलसी का तेल किसके कारण हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 10 नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई करना क्या कहलाता है। तो इसको उतेरा के नाम से जानते हैं। यही क्रॉप अगर बिहार में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई करते हैं तो उसको हम पैरा के नाम से जानते हैं। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है अलसी का प्रमुख रोग क्या है। तो अलसी का प्रमुख रोग कीट या रोली रोग या उकठा रोग या छाछिया रोग, ये प्रमुख रूप से अलसी के रोग लगते हैं। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है अलसी का प्रमुख कीट कौन सा है। तो गाल फ्लाई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है, रोली रोग का रोग कारण बताना है। तो यहाँ पर याद रखेंगे मेलेनोस्पोरा लीनी, यह स्वपोषी रोली है। 15 नंबर पॉइंट करा है अलसी की किस्म कौन सी है। तो चंबल है, जवाहर 23 है, शिखा है, त्रिवेणी है, गौरव है, किरण है, ये अलसी की वैरायटियाँ हैं।
16 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में अलसी उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चाहे उत्पादन की बात करें चाहे क्षेत्रफल की बात करें तो अलसी के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है अलसी का उपयोग भारत में किया जाता है, तो ये मुख्य रूप से तेल के रूप में किया जाता है। 18 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है, अलसी से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बास्ट फाइबर या फ्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है, अधिकतर फ्लेक्स के नाम से ही पूछा जाता है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है अलसी से प्राप्त रेशे से बने कपड़े को क्या कहते हैं, तो उसको लीलन फाइबर के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे अगली क्रॉप जो हमारी है दोस्तों वो सूरजमुखी है, जिसको सनफ्लावर के नाम से जानते हैं। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा हेलियंथस सेनस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सूरजमुखी का। सूरजमुखी की फैमिली की बात करें कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको कह सकते हैं। और सूरजमुखी के सीड के अंदर तेल की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों वो 40 से 45% पाई जाती है, और सूरजमुखी में प्रोटीन की मात्रा भी 40% पाई जाती है। 6 नंबर पॉइंट दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, सूरजमुखी का बीज क्या कहलाता है, तो सूरजमुखी का बीज जो है दोस्तों एकेन के नाम से इसको जानते हैं, एकेन कहते हैं। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंगफली का पुष्पक्रम होता है, तो इसको हम मुंडक यानी कि कैपिचुलम के नाम से जानते हैं। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है सूरजमुखी का तेल किन रोगियों के लिए उपयुक्त है, क्यों, तो ये हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना गया है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने का कारण है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है सूरजमुखी में लिनोलिक एमिनो अम्ल की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 68% पाई जाती है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है सूरजमुखी की फसल के लिए बीज दर रखते हैं, तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है सूरजमुखी में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एलाक्लोर और फ्लूक्लोरोलिन प्रयोग में लाया जाता है। 12 नंबर पॉइंट सूरजमुखी का रोग बताना है, कौन सा रोग लगता है, तो सूरजमुखी में अल्टरनेरिया ब्लाइट और चारकोल रोट ये देखने को मिलता है। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है सूरजमुखी का प्रमुख शत्रु कौन है, तो तोता याद रखेंगे, और इसके साथ साथ शीर्ष छेदक लट भी याद रखेंगे। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है सूरजमुखी के तेल में कसेलापन किसके कारण होता है, तो ऑक्सीकरण के कारण कसेलापन आता है। 15 नंबर पॉइंट सूरजमुखी की लंबी बढ़ने वाली किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर रमसम रिकार्ड याद रखेंगे। इसके बाद अगली क्रॉप हमारी है दोस्तों अरंडी, याद रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों रिसिनस क्यूमिनिस, याद रखेंगे, रिसिनस क्यूमिनिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फैमिली की बात करें तो यूफोरबिएसी फैमिली है। उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका है। और बीज में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो अरंडी के बीज में तेल की मात्रा 50% पाई जाती है। यहाँ पर अरंडी के कौन से अम्ल पाया जाता है, तो अरंडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, रिसिनोलिनिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर, याद रखेंगे। अरंडी की पत्तियों पर कौन सा कीट पाया जाता है, तो एरिस्किल, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है अरंडी की फसल के लिए बीज दर तो 12 से लेकर 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता, और अगर हाइब्रिड रखेंगे तो 5 किलोग्राम याद रखेंगे। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है अरंडी की फसल की बुआई की जाती है, तो जून से लेकर जुलाई तक इसकी बुआई की जाती है। 9 नंबर पॉइंट अरंडी के पौधे में पुष्पक्रम पाया जाता है, तो रेशेम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। अरंडी के फल को क्या कहते हैं, तो संपुट कहते हैं, यानी कैप्सूल कहा जाता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है झुलसा रोग किसके कारण होता है, तो अल्टरनेरिया रिसनी द्वारा लगता है। ठीक है, झुलसा रोग किसके कारण होता है, तो अल्टरनेरिया रिसनी के द्वारा लगता है। अब देखेंगे अरंडी की किस्में, तो अरंडी की किस्में एक दो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, जैसे अरुणा बहुत बार पूछा जाता है, अरुणा किसकी किस्म है, तो अरंडी की हो जाएगी। और यहाँ पर गाँच 1, सौभाग्य, RCH, HC6 ये सब किस्में याद रखेंगे। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है अरंडी की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है, तो अरुणा याद रखेंगे। भारत में अरंडी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे अगली क्रॉप जो हमारी है दोस्तों तिल। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तिल का वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों सेसमम इंडिकम। तिल की फैमिली पूछे तो पेडालिएसी फैमिली होती है। तिल को कहा जाता है तो तिलहनी फसलों की रानी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। तिल के बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 50% इसमें तेल पाया जाता है। तिल के बीज में प्रोटीन की मात्रा पूछे तो 18 से लेकर 20% प्रोटीन देखने को मिलता है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है तिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो सीसीमोल पाया जाता है। 7 नंबर पॉइंट
किसके कारण तेल को अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है? तो सीसी मोल के कारण ही अधिक समय तक हम तेल को परिरक्षित रख सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है विश्व में तेल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व में तेल उत्पादन में पूछ रहा है प्रथम देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो राजस्थान हो जाएगा। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है राजस्थान में तेल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो पाली हो जाएगा। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है तिल के भंडारण के लिए उपयुक्त नमी की आवश्यकता होती है 6 से लेकर 8%। इसके बाद 12 नंबर पॉइंट कह रहा है तिल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो तिल की प्रमुख किस्में RT46, TC25, RT127, प्रताप जिसको C50 कहते हैं, ये किस्में आप याद रखेंगे दोस्तों, ये सब तिल की किस्में हैं। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है तिल के प्रमुख रोग, यहाँ पर रोग और कीट दोनों बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कीट। तिल के प्रमुख जो कीट है दोस्तों ये तिल हॉक मॉथ हो जाएगा। और रोग की बात करें तो इसमें तिल के अंदर प्रमुख रोग लगता है फाइलोडी, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा जाता है फाइलोडी किसके द्वारा लगता है? तो फाइलोडी जो है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। तो फाइलोडी के लिए उपचार पूछे तो उपचार आपको याद होना चाहिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे, या इसके स्थान पर डायमेथियोट 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करेंगे। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है तिल में कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? तो तिल के अंदर दोस्तों फ्लूक्लोरोलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे। यह तिल का प्रमुख खरपतवार नाशी है। दोस्तों अब हमारी अगली क्रॉप जो है इसको हम तारामीरा के नाम से जानते हैं, या रॉकेट सलाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तारामीरा का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों एरुस्का सेटाइवा, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तारामीरा की फैमिली पूछे तो ब्रेसिकेसी। तारामीरा का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, याद रखेंगे। तारामीरा में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो 35% तेल पाया जाता है। तारामीरा में बीज दर पूछे तो 5 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। 6 नंबर पॉइंट कर रहा है तारामीरा की फसल में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो 30 × 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसके बाद देखेंगे तारामीरा में जो प्रमुख कीट लगता है उसको हम मोइला के नाम से जानते हैं, एफिड के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर कह रहा है तारामीरा कीट नियंत्रण के लिए प्रमुख प्रयोग किया जाता है। तो तारामीरा कीट के नियंत्रण के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो मेटासिस्टोक्स 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है तारामीरा की फसल के लिए उपयुक्त भूमि मानी जाती है। तो तारामीरा के लिए अनुपजाऊ भूमि अच्छी मानी जाती है दोस्तों, याद रखेंगे, या हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। तारामीरा की प्रमुख किस्में याद रखेंगे, T27 हो गया, TSA, RTM 314, नरेंद्र तारा जिसको हम RTM 14 के नाम से जानते हैं। अगली क्रॉप हमारे दोस्तों तिलहनी जो लास्ट है यह है कुसुम, जिसको साफ्लावर के नाम से जानते हैं। कुसुम का वैज्ञानिक नाम होता है कार्थेमस टिक्टोरियम। फैमिली की बात करें तो एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली है। कुसुम के बीजों में तेल की मात्रा की बात करें तो 32% तेल पाया जाता है। कुसुम की खली में नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 7.8% पाया जाता है। ठीक है, तो कुसुम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 7.8% जो कि सर्वाधिक है। 5वां पॉइंट कह रहा है कुसुम के तेलों में लिनोलिक एसिड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर पॉइंट कह रहा है कुसुम का तेल किसके लिए उपयोगी है? तो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना गया है। कुसुम के पुष्प को क्या कहते हैं? तो कार्मीन के नाम से जानते हैं कुसुम के पुष्प को। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है कुसुम की फसल के लिए उपयुक्त बीज दर है तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आसिंचित क्षेत्रों में, और यहाँ पर 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में। ये दोस्तों बीज दर नहीं है, ये उत्पादन है। ठीक है, तो कुसुम की फसल के लिए उपयुक्त जो है उत्पादन कितना मिलेगा 1 हेक्टेयर में? तो 15 से 20 क्विंटल, यहाँ पर किलो रहेगा, बीज दर पूछ रहा है तो यहाँ पर किलो हो जाएगा दोस्तों, क्विंटल लिखा हुआ है, के कर दीजिए इसको। ठीक है, तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में और 10 से 15 किलोग्राम सिंचित क्षेत्रों में सीड रेट लगेगा। इसके बाद देखेंगे कुसुम की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो तारा है, मंजीरा है, नागसात, तीनों ही किस्में याद रखेंगे, मोस्ट है। कुसुम की प्रमुख किस्म कौन सी है? तारा और मंजीरा और नागसात। इसके बाद 10वां पॉइंट कह रहा है कुसुम के प्रमुख रोग कौन से हैं? साफ्लावर का प्रमुख रोग कौन सा है? तो रस्ट लगता है और विष्ट लगता है, दोनों ही याद रखेंगे।
और प्रमुख कीट पूछे तो माहू याद रखेंगे, एफिड को याद रखना है। आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। अगली क्लास के अंदर हम लेके आएंगे रेसी वाली फसल और एक और चारे वाली फसल। 2 क्रॉप हमारी बची है, तो इन दोनों क्रॉप को हम अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।